यस अभी एक ये लास्ट नहीं सेकंड लास्ट स्लाइड है, एक सेकंड लास्ट स्लाइड है, आप अच्छे से समझिएगा, मजा आएगा। अभी ये क्या है, तो मैंने आपको बताया कि नेगेटिव लिस्ट ऑफ सर्विसेज मतलब ये सारी चीजें, ये जितनी भी चीजें हैं, ये जितने भी पॉइंट्स आपके सामने दिख रहे हैं, इनको सप्लाई माना जा सकता था, बट गवर्नमेंट ने इनको एग्जाम्प्ट किया है। ये नेगेटिव लिस्ट ऑफ सर्विस है। अगर आपको थोड़ा टेक्निकल टर्म में बोलूँ तो उसको गवर्नमेंट ने शेड्यूल 3 के फॉर्म में, मतलब शेड्यूल 3 करके उसमें उन्होंने पूरा ये थैंक यू आपने मुझे इतना अच्छा कमेंट दिया। मैं आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए यहाँ पे आया हूँ, और इंटरएक्टिव सेशन होगा तो मैं भी कुछ सीखूंगा आपसे, आप भी मेरे से कुछ सीखोगे। थैंक यू फॉर योर वंडरफुल कमेंट्स मैम। सो अभी मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, इसको अगर टेक्निकल टर्म में बोले तो नेगेटिव लिस्ट ऑफ सर्विसेज है ये, ठीक है। मतलब इसे हम सप्लाई मान सकते थे, बट क्योंकि हम इसे नहीं मान रहे, मतलब क्योंकि गवर्नमेंट ने इनको बोला है कि आप सप्लाई तो हो, पर कुछ ऐसे रीजंस है उसकी वजह से इनको नेगेटिव लिस्ट ऑफ सर्विसेज में डाला है कि इवन इफ दे आर सप्लाई पर इसे जीएसटी, इस पे जीएसटी नहीं लगेगा। अब वो ऐसे कौन से पॉइंट्स है तो वो हम समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो आप सब लोग ने मुझे आंसर राइट दिया वो था एम्प्लॉय का सर्विस। एम्प्लॉय ने अगर एम्प्लॉयर को सर्विस दिया तो वो सप्लाई है, पर उस पर जीएसटी क्यों नहीं आता, वो इसलिए नहीं आता यहाँ पे, ये पॉइंट की वजह से, क्योंकि गवर्नमेंट ने इसको नेगेटिव लिस्ट ऑफ सर्विसेज में डाल के रखा है। गवर्नमेंट ने बोला है कि सप्लाई है पर जीएसटी नहीं आएगा, क्योंकि एम्प्लॉय एम्प्लॉय रिलेशन है, इसमें डायरेक्ट टैक्स में इसको आप ले लो, पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट सर, अच्छा एक और सर, नेगेटिव लिस्ट फिर से बताओ ना। अभी तक बताना स्टार्ट किया है सर, अभी भी स्टार्ट ही किया, अभी तक नहीं बनाया, बता रहा हूँ। तो आप पढ़ लीजिए, आप साथ में रहिए, मैं आपको बता रहा हूँ। नेगेटिव लिस्ट फिर से, अच्छा मीनिंग बताओ। नेगेटिव लिस्ट का मीनिंग कुछ नहीं है, आपको जस्ट ये बता रहा हूँ नेगेटिव लिस्ट का मतलब क्या होता है। नेगेटिव लिस्ट का मतलब ये होता है कि ये पॉजिटिव नहीं है मतलब टैक्स के लिए पॉजिटिव नहीं है, ये एग्जेम्प्टेड है। एग्जेम्प्टेड का मतलब ये सर्विसेज पे टैक्स नहीं लगेगा, जिसपे जीएसटी नहीं लगेगा, उसे हम बोलेंगे नेगेटिव लिस्ट ऑफ सर्विसेज। इसको गवर्नमेंट ने शेड्यूल 3 का नाम दिया है एक्ट में, और इसमें ये सारी चीजों को कवर किया है। ओके सर, समझ में आया इतना। अभी अभी एक अच्छा सा क्वेश्चन पूछता हूँ। आप सब लोग ने मुझे बताया कि एम्प्लॉय अगर सर्विस देगा एम्प्लॉयर को तो जीएसटी नहीं लगेगा। सेकंड पॉइंट मैं बोलूँ, अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कोई गिफ्ट देता है, ठीक है, कोई सर्विस देता है, जैसे मैं एम्प्लॉय हूँ, मेरा मैरिज है, ठीक है, अब एम्प्लॉयर है, उन्होंने मुझे 1 लाख रुपए का कुछ दे दिया, मतलब सोने की घड़ी दे दी, कुछ दे दिया। अब आप मुझे बताओ कि क्या ये सर्विस माना जाएगा, क्या इस पे जीएसटी लगेगा? बहुत अच्छा पॉइंट है ये। आपको क्या लगता है, क्या इस पे भी जीएसटी आना चाहिए? सप्लाई मान सकते हैं क्या? आंसर इज नो। ओके, आप आंसर, मेरा आंसर मैंने नहीं बोला, लोग आंसर कमेंट दे रहे हैं। अच्छा हाँ, आप बोल रहे हो कि जीएसटी आना चाहिए। ओके ओके, यस, आप बोल रहे हो जीएसटी आना चाहिए, ठीक है, मैं आपको बोलता हूँ, बहुत अच्छा पॉइंट बोला। आंसर इज यस, जीएसटी आना चाहिए। जीएसटी आना चाहिए। देखिए, नेगेटिव लिस्ट में एम्प्लॉयर को बारे में नहीं लिखा है, मतलब एम्प्लॉयर ने अगर एम्प्लॉय को सर्विस दी है तो क्या हुआ, पहला पॉइंट, एम्प्लॉयर ने अगर उसको कोई भी सर्विस दी है तो बिजनेस के लिए दिया, भले आज मैरिज सेरेमनी है, उसका पर्सनल है, पर पर्सनल दिया, इसको क्यों दिया है उसका रीजन भी है। अब 2 पॉइंट है, वो उसका फ्रेंड नहीं है, उसने उसको इसलिए दिया बिकॉज नेचर ऑफ एम्प्लॉय रिलेशनशिप और बढ़ाना है, आगे बिजनेस के लिए काम आएगा, तो वो एम्प्लॉय सर्विस हो गया, तो बिजनेस के लिए हुआ। सेकंड, पैसा दिया, कंसिडरेशन दिया, सर्विस दिया ना, तो कंसिडरेशन भी तो मिला। तो ये एम्प्लॉयर ने अगर कोई गिफ्ट दिया है एम्प्लॉय को तो जीएसटी लगता है, बट गवर्नमेंट ने देखा कि यार ये सब जगह पैसा अभी मैं जीएसटी लगाएंगे तो ये बहुत अनफेयर है, तो गवर्नमेंट ने एक लिमिट रखा है। गवर्नमेंट ने लिमिट क्या रखा है कि यदि एम्प्लॉयर एक स्पेसिफिक एम्प्लॉय को पूरे साल में 50,000 से ज्यादा का अगर कोई भी गिफ्ट दे, मतलब इन कैश दे या इन काइंड में, अगर उसका वैल्यू 50,000 का आता है, तो वो अगर वैल्यू अगर उतना देता है 50,000 से ज्यादा का, तो जीएसटी लगेगा। अदरवाइज 50,000 के अंदर है तो जीएसटी नहीं लगेगा। तो ये गवर्नमेंट ने एक और एक नोटिफिकेशन इशू किया था, उसमें इन्होंने ये इंक्लूड किया है। सो आपको यहाँ पे एक चीज समझा सर, एम्प्लॉय का कि एम्प्लॉय से एम्प्लॉयर जो भी सर्विस देगा, सैलरी मिल रहा है, नो, कोई जीएसटी नहीं। एम्प्लॉयर अगर एम्प्लॉय को कोई भी गिफ्ट दे रहा है 50,000 तक, नो, 50,000 से ऊपर जीएसटी लगेगा। उसके बाद अगर आपको पता है सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, ये जितने भी कोर्ट है, ये हमें सर्विस की देते हैं, दलीलें पेश करते हैं, हमें फैसला सुनाते हैं, तो ये सभी एक टाइप का सप्लाई है, ठीक है। पर क्या यहाँ पे जीएसटी लगेगा? आंसर इज नो। आपको पता है हाई कोर्ट में आपको ऐसा लग रहा होगा कि नहीं फ्री होता है, आंसर इज नो। उनको नॉमिनल अमाउंट लेते हैं। आप अगर कोर्ट में जाओगे, आपका केस दाखिल होगा, आपसे वो पैसा मांगते हैं, उनका एक फीस होता है, वो फीस नॉमिनल अमाउंट का होता है, बट मांगते जरूर है। पर क्या वो सप्लाई है, क्या वो सर्विस दे रहे हैं? आंसर इज यस। पर्सनल नहीं है, नहीं है। फर्दर ऑन बिजनेस है। सेकंड कंसिडरेशन है, हाँ है।
उसे सप्लाई मानना चाहिए, पर गवर्नमेंट ने इसको एग्जाम किया है। तो कोर्ट की कोई भी सर्विसेज है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ट्राइब्यूनल, सबको वो जो कोई भी सर्विस देगा वो एग्जाम है। सेकंड, जो आपके एमपी, एमएलए, जितने भी आपके ये मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, एमएलए होते हैं, जो राज्यसभा, लोकसभा में फैसले सुनाते हैं, डिसीजंस लेते हैं, इनकी जितने भी सर्विसेज उन लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको कोई जीएसटी नहीं लगेगा, क्योंकि वो सप्लाई है, वो सप्लाई है, आंसर यस, वो सप्लाई है। उनको ऑनरेरियम मिलता है, उनको सैलरी नहीं मिलता, उनको ऑनरेरियम मिलता है, वो ऑनरेरियम पे जीएसटी नहीं लगेगा। दूसरा चीज, आपकी जो भी द ड्यूटीज परफॉर्म बाय एनी पर्सन हु होल्ड्स एनी पोस्ट इन पर्संस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब क्या, अगर भारत के संविधान के बेस पे अगर कोई भी ऐसी ड्यूटीज परफॉर्म करी जा रही है, जैसे पुलिस वाले हैं, जैसे सिक्योरिटीज है, मिलिट्री, इन लोग की भी सर्विसेज को एग्जाम किया, इन पे भी जीएसटी नहीं लगता। तीसरा एग्जाम्पल, जो भी गवर्नमेंट की शाखाएं है या गवर्नमेंट की जो ये ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, अब क्योंकि गवर्नमेंट की इतनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, जैसे ओएनजीसी कंपनी है, खुद एक गवर्नमेंट कंपनी है, और गवर्नमेंट कंपनी में जो डायरेक्टर्स बैठते हैं, जो फाउंडर होते हैं, प्रमोटर्स होते हैं, उन लोग जो सर्विस करेंगे उस पर भी जीएसटी नहीं लगेगा। अब यहाँ पे एक अच्छा सा एग्जाम्पल बोलो आपको, आप आंसर दोगे? आपको पता है डायरेक्टर्स होते हैं ना, डायरेक्टर्स, ठीक है, कौन से डायरेक्टर्स? जो होल टाइम डायरेक्टर वो नहीं, जिसको सैलरी मिलता है वो डायरेक्टर नहीं, ऐसा डायरेक्टर जो सिटिंग फीस लेता है, जिसको जिसको सैलरी नहीं मिलता, जो प्रमोटर है उनको सैलरी नहीं मिलती, उनको, मुकेश अंबानी का बात करो, मुकेश अंबानी रिलायंस के मैनेजिंग डायरेक्टर है। अब क्योंकि वो मैनेजिंग डायरेक्टर है तो उनको सैलरी मिलता है, ठीक है, बट उनके अलावा बहुत सारे ऐसे डायरेक्टर्स होंगे जो वहां पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स है, वो सिर्फ और सिर्फ बोर्ड मीटिंग में आते हैं, सिर्फ डिस्कशन मीटिंग करने के लिए। आप मुझे बताओ, क्या उनको जीएसटी लगता है? क्योंकि वो सैलरी में कवर नहीं है, वो एम्प्लॉय नहीं है। आप मुझे आंसर बताओ, क्या वो वो वहां पे सिटिंग फीस लेते हैं और सर्विस देते हैं बोर्ड मीटिंग में, आप मुझे आंसर बताओ, क्या उसे जीएसटी आएगा? आना चाहिए। वेरी नाइस। क्या लगता है भावेश जी आपको? ओके, शिवम जी बोले हाँ, आना चाहिए। यस, आना चाहिए। वेरी नाइस। तो सब लोग ने बहुत अच्छे से राइट आंसर दिया है, और आई एम रियली हैप्पी आपको सबको समझ में आ रहा है। और आंसर यस आना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो एम्प्लॉय रिलेशन में नहीं आता, वो पर्सनल नहीं है, वो सिटिंग फीस ले रहे हैं, वो 194 जे में कवर होते हैं, 194, 192 में नहीं। ये क्या बोला मैंने इनकम टैक्स के सेक्शन का नाम लिया। 194 जे प्रोफेशनल सर्विसेज का होता है। तो क्योंकि इनको प्रोफेशनल सर्विस में कवर किया गया है, वो इनकम टैक्स भरते भी है, तो वो 190, ये आईटीआर कौन सा भरते होंगे? आईटीआर 3, प्रोफेशनल सर्विस वाला। तो आईटीआर 3 भरते हैं, वो आईटीआर 2 नहीं भरते, आईटीआर 1 नहीं भरते सैलरी का। तो आईटीआर 3 भरते हैं, प्रोफेशनल सर्विस देते हैं, इसके लिए उनको जीएसटी लगेगा, वो इसमें कवर नहीं होता। इन शॉर्ट, दूसरी चीज सेल ऑफ लैंड, अभी एक और एक पॉइंट। अच्छा, सेल ऑफ लैंड आपको पता है, आप जब ये यहाँ पे एक और एक खुलासा होने वाला है, बहुत अच्छा पॉइंट, जो तो आपको और एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। लैंड जब आप बेचते हो ना, लैंड जब भी आपने माल बेचा, आपने लैंड बेचा, लैंड जमीन बेची, तो जीएसटी नहीं है, ठीक है, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है लोगों को। यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या होता है, बिल्डर्स लोग आपसे पैसा ले सकते हैं। आपने अगर कोई लैंड खरीदी, ठीक है, कोई आपसे जीएसटी ले सकता है, मतलब आपको ये बोल के आपसे पैसा लिया जाएगा कि इतना जीएसटी इंक्लूड किया है। आप याद रखना, आपके लिए ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, लैंड बेचने पे जीएसटी नहीं लगता है, गवर्नमेंट ने एग्जाम किया हुआ है। क्या ये बस बिजनेस के लिए हाँ है, कंसिडरेशन है, बट गवर्नमेंट ने नेगेटिव लिस्ट में इसको डाला है, इसलिए याद रखना। एक और एक चीज आपको बताऊं, आपको पता है, आप जब फ्लैट लेने जाते हो, रेडी टू बाय वाला फ्लैट, मतलब जिसका कंस्ट्रक्शन हो चुका है, जो ऑलरेडी आप रेडी टू लिव, मतलब पैसा दो, टोकन दो, पैसा दो और आप रहने लग जाओ। तो ऐसे बिल्डिंग में आप अगर ऐसा कोई फ्लैट लोगे जिसका ओसी आ चुका है, जिसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट है आपके पास, गवर्नमेंट का, मतलब उसका ओसी आ चुका है उस बिल्डिंग का, उसके बाद आप अगर फ्लैट लोगे ना, तो उसमें जीएसटी नहीं लगता है। ये याद रख, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दिस। लोग आपको गुमराह कर सकते हैं, आपसे ये पॉइंट्स का पैसा वसूला जा सकता है और आप दे दोगे, बट मैं आपको अभी भी बोल रहा हूँ, अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट है। अंडर कंस्ट्रक्शन मतलब क्या? अभी तक बन रहा है, ओसी आया नहीं है, कंस्ट्रक्शन के अंदर है, और तब आप अगर फ्लैट लोगे तो जीएसटी लगता है। सो बिल्डर्स अगर आपसे पैसा ले रहे हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन है, और तब आपसे पैसा ले रहे हैं, जीएसटी ले रहे हैं, आंसर यस आएगा, जीएसटी आपके वैल्यू में इंक्लूड हो जाएगा। बट अगर रेडी टू बाय फ्लैट है, ऑलरेडी बन चुका है, और आप अगर ले रहे हो, तो उस पर जीएसटी नहीं लगता है। ये आपके इंफॉर्मेशन के लिए था, नहीं लगेगा। यस, ओसी आया तो आपको सर्टिफिकेट, जैसे आपके पास ओसी आया उसके बाद आपको जीएसटी नहीं लगना चाहिए उस फ्लैट, अगर उस बिल्डिंग में आप फ्लैट ले रहे हो तो आपको जीएसटी नहीं लगेगा।
तो ये आपके लिए एक अच्छा पॉइंट था। दूसरा चीज, लास्ट एक पॉइंट है कि एक्शनेबल क्लेम्स है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप अभी के लिए इतना समझिए कि आप अगर कोई भी डेथ की सर्विसेज देते हैं, लाइक फ्यूनरल, आपने एम्बुलेंस सर्विस दी, आपने ये शमशान घाट के मॉर्चरी सर्विसेज ये वगैरह सर्विस दी, मतलब वैसी वाली सर्विस जो लास्ट में अंत तक सहायता करती है, वैसी वाली सर्विस जिसमें मतलब डेथ बॉडीज के रिलेटेड हो सकती है, जितनी भी सर्विसेज सारी गवर्नमेंट ने एग्जाम करके रखी है। सो यहाँ तक आपको समझा, ठीक है। एक्शनेबल क्लेम्स के बारे में अगर आपको समझा हो तो अभी के लिए आप इतना समझिए कि एक्शनेबल क्लेम्स का मतलब क्या होता है। तो पैसा, चेक, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये अगर आप ट्रांसफर करते हो एक दूसरे को तो वो भी एक सप्लाई है, पर उसे भी गवर्नमेंट ने नेगेटिव लिस्ट में डाला है। मतलब मैंने इसको, आप प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा, आपके पहले वाले ये जो फॉरेन एक्सचेंज का मैंने जो आपको बोला, ये एक्सचेंज, आपको ऐसा, ये एक्सचेंज और ये एक्शनेबल क्लेम में दोनों में फर्क है। एक्सचेंज का मतलब क्या है, मैं यहाँ पे पैसा कन्वर्ट करने का सर्विस दे रहा हूँ, इसके लिए मैं जीएसटी चार्ज कर रहा हूँ, सप्लाई है। बट जब कोई चेक मैंने बनाया, ठीक है, मैंने अगर चेक बनाया और मैंने मेरे पार्टी को दिया, अब क्योंकि मैंने इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर किया है तो गवर्नमेंट ये बोलते हैं कि क्यों आप एक इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर करते हो, ये ट्रांसफर तो है, सप्लाई तो है, पर ये सप्लाई को जीएसटी नहीं लगेगा। पैसा मैंने ट्रांसफर किया, पैसा भी तो एक सर्विस है। इसलिए आप अगर बोलो देखो तो बैंक्स का जो सर्विस होता है ना, ये बैंक काम क्या करती है, हमारा बैंक का 2-3 काम होता है। पहला, बैंक हमें डिपॉजिट लेती है और विड्रॉल करने का सर्विस देती है। तो जो पैसा डिपॉजिट किया, पैसा डिपॉजिट किया उसका पैसा नहीं है, मतलब पैसा डिपॉजिट करने का उस पर जीएसटी नहीं लगता। बट गवर्नमेंट, बैंक हमसे कौन सा सर्विस लेती है, बैंक हमारे से पैसा किसका लेती है, सर्विस चार्जेस लेती है। क्या लेती है, सर्विस चार्जेस। उस सर्विस चार्जेस पे जीएसटी। एक और एक चीज आपके नॉलेज के लिए, एक बोनस पॉइंट, लोन जब आप लेने जाते हो तो जीएसटी नहीं लगता, याद रखना। क्यों? क्योंकि एक्शनेबल क्लेम है। आप पैसे की सर्विस दे रहा है वो, आपको लोन है, आपको लोन दे रहा है, उसका सर्विस, उस पर जीएसटी नहीं है। बट वो प्रोसेसिंग फीस लेता है आपसे, लोन को प्रोसेस कराने की जो सर्विस है उस पर जीएसटी लगता है। सो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। लोन के लिए जीएसटी नहीं है क्योंकि वो एक्शनेबल क्लेम में आता है, वो आपको पैसा दे रहा है, पैसे पे जीएसटी नहीं है। पैसे पहुंचाने के लिए, सैंक्शन कराने के लिए जो सर्विस देते हैं उस पर जीएसटी लगता है। तो ये आपको एक अच्छे से पॉइंट क्लियर आया, समझ में आया आप सबको? मैंने जो बताया नेगेटिव लिस्ट ऑफ सर्विसेज का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है आप सबको? ये प्लीज बताइए आपको कैसा लगा, मतलब समझ में आया कि नहीं? यस सर, ओके, बताइए बताइए बताइए। ओके, स्टैंपिंग पे जीएसटी लगेगा, स्टैंपिंग पे जीएसटी लगेगा। स्टैंपिंग, स्टैंप ड्यूटी की बात कर रहे हो आप स्टैंप ड्यूटी का बात कर रहे हो? नहीं, स्टैंप ड्यूटी पे नहीं लगेगा, वही तो पॉइंट है। देखिए स्टैंपिंग पे क्यों नहीं लगता, उसका रीजन है, स्टैंप ड्यूटी जो है, स्टैंप ड्यूटी है गवर्नमेंट, ये भी एक एक्शनेबल क्लेम है। एक्शनेबल क्लेम में आता क्या है, एक्चुअली एक्शनेबल क्लेम में स्टैंप ड्यूटी आएगी। स्टैंप ड्यूटी एक पेपर है, डॉक्यूमेंट है, उस डॉक्यूमेंट को भी एक एक्शनेबल क्लेम माना जाता है। जैसे आप बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, जैसे चेक है, इन सब पे जीएसटी नहीं आता, स्टैंप ड्यूटी पे भी नहीं आना चाहिए। और दूसरा पॉइंट आपका ये, और मैं बोलूं तो लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग, ये भी क्या है, ये भी एक्शनेबल क्लेम है। मैं लॉटरी टिकट है मेरे हाथ में, मैं उस पर मैं लगा रहा हूँ कि भाई, मतलब बोल रहे हैं सट्टा लगा रहा हूँ, मैंने वो लगाया, उस पर जीएसटी है, वो भी एक्शनेबल क्लेम है, पर उस पर जीएसटी है। पर जो स्टैंपिंग ड्यूटी जो आपने बोला उस पर जीएसटी नहीं लगता। सो आप ये याद रखना, अगर कोई ले रहा है तो आप बताइए इस पर नहीं लगना चाहिए क्योंकि ये एक्शनेबल क्लेम है, पहला पॉइंट, और क्योंकि वो नेगेटिव लिस्ट में है इसलिए नहीं लगना चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। अभी हम एक मस्त चीज बताते हैं आपको, क्लासिफिकेशन ऑफ सप्लाई। ये एक लास्ट पॉइंट है, लास्ट स्लाइड है मेरा इसका, उसके बाद हम इस सेशन को वाइंड अप करेंगे, ठीक है। अभी मुझे आपको एक मस्त चीज बताना है जो आप, और एक चीज कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। पहला पॉइंट सर, सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट ये है कि कॉम्पोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई का मतलब क्या होता है। तो कॉम्पोजिट सप्लाई का मतलब ये होता है नेचुरली बंडल सप्लाई। क्या बोला मैं? नेचुरली बंडल सप्लाई। कॉम्पोजिट सप्लाई का मतलब ये होता है सर कि अगर मैंने मेरे को जो सर्विस प्रोवाइड करनी है, वो सर्विस प्रोवाइड करने के लिए मुझे और 2-3 सर्विसेज नेचुरली देनी ही पड़ेगी, तो ही वो मेन सर्विस मुझ पे आपको पहुंचा सकूंगा, अदरवाइज मैं नहीं पहुंचा सकता। इसका मैं एग्जांपल लेता हूँ। आपको अगर पता हो तो हम होटल सर्विसेज देखते हैं, जो 5 स्टार, जो कोई भी होटल हो, होटल का मेन सर्विस क्या है? होटल का मेन सर्विस है एकोमोडेशन सर्विस। एकोमोडेशन मतलब रहने की सर्विस देना, बेड की सर्विस देना। बट क्या होटल हमें सिर्फ बेड की सर्विस देता है? आंसर इज नो। वो हमें फूड की सर्विस देता है, हमें अगर कोई पार्टी है तो हमें वो डांसिंग का पार्टी हॉल देगा, ठीक है, और हमें उधर लिविंग रूम देगा, बहुत सारी सर्विसेज देता है। अब क्योंकि वो सारी सर्विसेज देता है, क्योंकि वो सारी मुझे सर्विसेज दे रहा है, इसके लिए
मतलब इतनी सारी सर्विसेज वो दे रहा है, अब पॉइंट क्या आता है, क्या उसे वो देनी जरूरी है? आंसर इज यस, उसे देनी जरूरी है, वरना उसके पास कोई नहीं आएगा। उसका प्रिंसिपल सप्लाई क्या? एकोमोडेशन, सिर्फ बेड पे बेड का सर्विस देना, पर वो फूड का भी सर्विस देता है। तो ये जो सर्विसेज है, जो इतनी सारी सर्विसेज वो देता है, एक बंडल फॉर्म में, एक पैकेज फॉर्म में वो जो देता है, और ये सारी सर्विस देना कंपलसरी है, हम इसे क्या बोलेंगे? कॉम्पोजिट सप्लाई। क्या बोलेंगे हम उसे? कॉम्पोजिट सप्लाई। कॉम्पोजिट सप्लाई में एक प्रिंसिपल सप्लाई होता है और दूसरी सपोर्ट सर्विसेज होती है। तो जो प्रिंसिपल सप्लाई होटल के केस में क्या होगा? बेड सर्विसेज, मतलब रहने की सर्विस। दूसरी सारी सर्विसेज क्या है? फूड सप्लाई, वो वाली सर्विसेज, उसे हम कॉम्पोजिट सप्लाई बोलते हैं, मतलब जो नेचुरली बंडल्ड है, जो देना ही पड़ेगा उसको। एक है मिक्स सप्लाई। मिक्स सप्लाई क्या होता है? उसका उल्टा, मतलब ऐसी सर्विसेज जो जिनका कोई मतलब नेचुरली बंडल नहीं है, बट जिसे जान पूछ के उसको एक पैक में रखा हुआ है। एग्जांपल लेते हैं गिफ्ट हैम्पर की, आप बहुत एग्जांपल, बहुत बेस्ट एग्जांपल है गिफ्ट हैम्पर। गिफ्ट हैम्पर में आप मान लीजिए कि आपने आपके एम्प्लॉय को, किसी को भी आप एक गिफ्ट हैम्पर में क्या दे रहे हो? तो आपने एक परफ्यूम का बॉटल था, उसके अंदर ज्वेलरी थी 50,000 की, फिर आपने चॉकलेट्स डाले, उसका एक पूरा एक पैक बना के आप एक ऑर्गेनाइजेशन में, ऐसे बहुत सारी रिटेल आउटलेट है जहाँ पे पूरा गिफ्ट हैम्पर पैक बेचा जाता है। अब ऐसी चीजें, ये सारी चीजें जो अंदर डाली थी, ये सारी चीजें डाली थी, क्या ये नेचुरली जरूरी थी वो सर्विस देने के लिए? आंसर इज नो। क्यों? ये सारी अलग से भी बेची जा सकती थी। तो जो चीजें नेचुरली बंडल्ड नहीं है, एक साथ देने के जैसी नेचुरल नहीं है, उसे जान पूछ के उसको डाला जाके बेचा जा रहा है, उसे हम मिक्स सप्लाई बोलेंगे। अच्छा, ये अब मैं दोनों चीजें आपको समझा, वो समझा, कॉम्पोजिट सप्लाई, मिक्स सप्लाई, बताइए। तो मैं आपको इसमें एक और एक पॉइंट है, वो लास्ट पॉइंट बोल के हम सेशन को एंड कर देंगे। ओके, कॉम्पोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई का मतलब आपको समझ में? ओके, अभी मैं आपको एक अच्छा सा पॉइंट बोलता हूँ। सो पॉइंट ये है कि कॉम्पोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई का मतलब तो मैंने समझाया। अब कॉम्पोजिट सप्लाई हम पढ़ इसलिए रहे हैं सर, क्योंकि यहाँ पे जो रेट ऑफ टैक्स है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट। तो रेट ऑफ जीएसटी ऐसा है कि अगर कॉम्पोजिट सप्लाई है तो आपका जो सर्विस चार्जेस है, मतलब मैं अगर होटल का एग्जांपल लूं, तो रेट है, मतलब बेड का सर्विसेज है। अब होटल इंडस्ट्री, होटल वाला आपसे आपको बेड का सर्विस दे रहा है। अब क्योंकि वो आपको बेड का सर्विस दे रहा है, जो बेड की सर्विस है उस पर अगर रेट 18% लगता है, और दूसरे उसने फूड की सर्विस दी, उस पर मान लो 28% रेट लगता है ना, फिर भी जब वो आपको एक बिल देगा ना, तो टोटल अमाउंट पे आपको सिर्फ 18% ही जीएसटी लगेगा। मतलब जो प्रिंसिपल सप्लाई पे जो रेट लगता है, वही रेट पूरे सर्विसेज पे लगेगा। इन शॉर्ट मेरा कहने का मतलब ये, कॉम्पोजिट सप्लाई का मीनिंग वो होता है। मतलब आपको ये चीज इसलिए देखना जरूरी है क्योंकि हमने सप्लाई पढ़ा, बट सप्लाई में ये भी देखना जरूरी है कि कोई आपको वो कॉम्पोजिट में आ रहा है कि मिक्स में आ रहा है, क्योंकि रेट्स तब लगेगी तब वो क्लैरिटी आएगी कि अच्छा रेट कौन से लगानी है। तो अगर फूड सर्विसेज जो उसने दी, और फूड सर्विसेज पे मान लो 4% ही रेट है, ठीक है, और जो बेड सर्विसेज वो दे रहा है उस पे 18% जीएसटी है, तो वो फूड सर्विसेज पे पूरे को मिला के, सारों को ऐड करके 18% लगा के आपको वो बिल देगा। तो वो है कॉम्पोजिट सप्लाई। मिक्स सप्लाई में क्या होता है? तो मिक्स सप्लाई में वो क्या करेगा? आपको गिफ्ट सैंपल दिया, उसमें सबसे ज्यादा रेट किस पे लगता है? तो ज्वेलरी पे 28% रेट लगता है। तो वो क्या करेगा? उन सबका वैल्यू लेगा और उस पूरे वैल्यू पे हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स किसका था, वो रेट का टैक्स सब पे लगा देगा। तो उसको बोला जाता है मिक्स सप्लाई। समझा? मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं है, मिक्स सप्लाई में ऐसा नहीं है सर कि हर एक को इंडिविजुअली पकड़, हर एक इंडिविजुअली एक एक चीज को ले लेके उस पर जीएसटी लगाया जाएगा। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मिक्स सप्लाई में सबसे हाईएस्ट रेट कौन सा है, वो रेट लेके हम उसको सीधा लगा के हम खत्म कर देंगे। हम सीधा पूरा अमाउंट, जैसा भी ज्वेलरी है वो 28% पे लगेगा, परफ्यूम 18% पे लगेगा, चॉकलेट 5% का रेट है, बट क्योंकि वो गिफ्ट हैम्पर के साथ मिक्स सप्लाई है, तो जो अमाउंट आएगा सबको ऐड करके उस पर हम सीधा 28% लगा देंगे। क्यों? क्योंकि सबसे हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स उस प्रोडक्ट में कौन सा है, उस पर पूरा बिल बना के हम देंगे। सो ये था पूरा कॉन्सेप्ट जिसमें हमने समझा कॉम्पोजिट सप्लाई क्या होता है, मिक्स सप्लाई क्या होता है। सो ये मेरा पूरा सेशन आपके लिए पूरा एक एंडिंग, मैंने आपके यहाँ एक फर्स्ट वीक फटाफट रिव्यू दे देते हैं हमने क्या पढ़ा। तो हमने ये पढ़ा सप्लाई क्या होता है। सप्लाई में हमने 3 चीज पढ़ी, टाइम ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई। टाइम ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई अलग से हम सेशन पढ़ेंगे। अभी मैंने आपको सप्लाई के बारे में समझाया। सप्लाई क्या होता है, टैक्सेबल इवेंट से सप्लाई होता है। टैक्सेबल इवेंट क्या होता है, तो टैक्स घटित कब हुआ तब, तो उसके पहले जीएसटी के पहले क्या होता था, जीएसटी के पहले एक्साइज ड्यूटी, वैट और सर्विस टैक्स होता था। इनमें डेफिनेशन में एक्साइज टैक्सेबल इवेंट नहीं लगा था, नहीं बोलते थे। फिर हम जीएसटी में आए, जीएसटी में टैक्सेबल इवेंट को सप्लाई माना जाता है।
अब सप्लाई किसे कहते हैं वो हमने पढ़ा, हमने 8 पॉइंट्स पढ़े, उससे हमको ये तो चीज समझ में आ गया कि सिर्फ और सिर्फ सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज को ही सप्लाई नहीं कहते, इसके अलावा और 6 पॉइंट्स है उसको भी हम सर्विसेज कहेंगे। फिर हमने एलिमेंट्स देखे, ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड थी हमारे लिए। हमने 2 चीज बोला, हमेशा सप्लाई बोलना है तो 2 चीज हमेशा याद रखो और खुद को पूछो कि क्या कंसिडरेशन है और क्या वो कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। फिर हमने फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के बारे में भी समझाया कि फर्दर ऑफ बिजनेस का मतलब क्या होता है। अब इसमें एक पॉइंट ये समझ लीजिए, हमेशा आप जब ये क्वेश्चन पूछते हो ना तो आप उसको उल्टा पूछिए। किसको? जब आप ऐसा बोलते हैं ना क्या ये कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है, तब आप ये पूछिए खुद को क्या ये पर्सनल है, क्या ये चैरिटी के लिए। जब ये आंसर दोगे ना तो आपको आंसर राइट आ जाएगा। जैसे अभी राजेश जी ने मुझे पूछा, जब उनको ये डाउट आया कि डिस्पोजल सर्विस में देता हूँ तो ये तो सेल नहीं हुआ, पर ये मेरा बिजनेस का तो नहीं है। आप ऐसा बोलोगे ना तो आपको आंसर ऐसा आएगा। आप ऐसा बोलो खुद को कि क्या ये मैं पर्सनल चीज के लिए दे रहा हूँ, क्या मैंने डिस्पोजल सर्विस पर्सनल पर्पस के लिए दी है, आपको आंसर राइट आएगा। आप बोलोगे नहीं ये तो मेरे बिजनेस का है ना, मैंने मशीन तो बिजनेस के लिए बेचा है, तो आपको उधर ही आंसर राइट मिल जाएगा। ठीक है, सो ये 2 चीज अपन ने पढ़ी। फिर अपन ने बहुत अच्छे एग्जांपल्स लिया, बहुत अच्छे लोगों ने अच्छे से आंसर्स दिया और बहुत ही इंटेलिजेंट ऑडियंसेस है जिन्होंने सबने एकदम प्रॉपर आंसर दिया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। इसमें शेड्यूल 1 है जो नेगेटिव ये रिलेटेड पार्टीज की जो सर्विसेज है वो नेक्स्ट सेशन में कवर कर लेंगे। फिर हमने नेगेटिव लिस्ट ऑफ सर्विसेज के बारे में पढ़ा, फिर हमने क्लासिफिकेशन ऑफ सप्लाई के बारे में पढ़ा, कंपोजिट सप्लाई क्या होता है, मिक्स सप्लाई क्या होता है, और फिर ऐसे करके हमने सेशन को एंड किया। सो उम्मीद करता हूँ आपको सबको मेरा सेशन ये पसंद आया होगा। कोई भी डाउट्स है तो आप अभी भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है मेरे को, कमेंट बॉक्स में आप लिख लीजिए प्राइवेटली जैसा आपको लगता है। और इस तरीके से ये सेशन अभी हमने एंड किया और थैंक यू सब लोग लास्ट तक बने रहे मेरे साथ। और एक चीज और एक मैं बोलूंगा कि यस भाभी जी थैंक यू, आपने मेरे को अच्छा कमेंट दिया। मैं आपको एक बता रहा हूँ कि आप प्लीज आपके फ्रेंड्स को भी बताइए। मतलब मैंने क्या देखा है, मैं जब भी सेशंस देता हूँ लोगों को बोलता हूँ तो ग्रुप में ऐड करिए। अभी भाभी जी आपका मुझे नंबर भी दे दीजिएगा, ताकि क्या होगा कि मैं ये चीज को ऐड करूँ आपके ग्रुप में और आपको भी अपडेट करूँ। और मेरा प्लीज आपसे सबसे रिक्वेस्ट है कि आप क्या करिए ना कि मुझे ना मेरा एक फॉर्म है, मैं बहुत बार बोलता हूँ वो जीएसटी एप्लीकेशन फॉर्म है, या आप क्या करिए वो जीएसटी एप्लीकेशन फॉर्म भर दीजिए। आप वो फॉर्म भरोगे तो आपके नंबर सारी इन्फॉर्मेशन मेरे पास आ जाएगी और मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा और आपको सारी इन्फॉर्मेशन सिर्फ उस ग्रुप में क्या है ना सर, आप समझिए कि ग्रुप में है ना सिर्फ ऐसा नहीं है कि मैं ना सिर्फ वीडियोस की इन्फॉर्मेशन देता हूँ, ऐसा नहीं। आप देखोगे मेरे पहले से जुड़े हुए हैं, मैं जितना भी कोई अपडेट आया, अभी अगस्त में जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3 का क्या ड्यू डेट है, इंटरेस्ट लगेगा कि नहीं, लेट फीस क्या लगेगा, सारे प्रोविजंस का आंसर्स मैं खुद ही देते रहता हूँ। मैं मेरे पोस्ट इंस्टाग्राम पे, मेरा खुद का चैनल है इंस्टाग्राम पे, वो मैं यूट्यूब का हमारा चैनल है, तो इंस्टाग्राम पे मेरे बहुत सारे डेली अपडेट्स आते हैं, मैं कुछ ना कुछ पोस्ट जीएसटी के बारे में करते रहता हूँ। तो आप प्लीज मुझे उस पर फॉलो करिए। आपको अगर चाहिए तो मैं आपको यहाँ पे मेरा कमेंट बॉक्स में लिख देता हूँ, वो आप देखिए। एक मिनट, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, ये आप फॉलो करिए। और दूसरा जी आप व्हाट्सएप पे जुड़े रहिए। आपने मेरे को अभी नंबर दे दिया ना भाभी जी, तो अब ये नंबर मैं क्या करूंगा, आप ग्रुप में ऐड करूंगा और आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती चली जाएगी। और प्लीज 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 आप आपके फ्रेंड्स को भी बोलिए और इसको एक बहुत अच्छा एक मुहिम बनाते हैं, लोगों को शेयर करेंगे, अपना नॉलेज और बढ़ेगा। सो मैं अभी उम्मीद करता हूँ, विदा लेता हूँ आपसे। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस सेशन टिल द एंड, थैंक यू सो मच। और अभी हम सेशन एंड करते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक्स।